सो केपी एस्ट्रोलॉजी से कहीं पर लिमिटेशंस हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आप एज ए केपी एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हैं तो ये लिमिटेशंस हैं, इसके आगे आपको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, ये कंप्लीट है? देखो सर, कंप्लीट कोई भी स्टडी नहीं है, मैं पर्सनली मानता हूँ। तो मैं अपनी कंसल्टेशन में भी लोगों को इसे खिचड़ी वर्ड यूज़ करता हूँ जी। कि नन ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजी इज़ परफेक्ट। तो कुछ इस स्टडी में अच्छा है, कुछ उस स्टडी में अच्छा है। तो केपी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इवेंट प्रेडिक्शन इसमें सबसे अच्छी है कि इस दशा में रिजल्ट होगा या नहीं। क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे चलती है ओके। कि भी मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि दशा फ्रेंडली है, एनिमिटी है, वो चलती है इनके उप नक्षत्रों पे। वहाँ जाके पता चलता है कि मंगल और शुक्र चाहे आपस में दुश्मनी रखते हैं, लेकिन वहाँ जाके उनके जो उप नक्षत्र है वो दोस्ती रख रहे हैं। तो जो पंडित जी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि दशा बेकार जाएगी, उसके हिसाब से बंदा कहता नहीं जी मेरी तो बहुत बढ़िया आ गई। तो वहाँ सारी कहानी बदल जाती है। वहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है दशा प्रेडिक्शन में। जी। लेकिन जब आप ये गुण मिलान करते हैं, पंचांग जिसे कह सकते हैं, उसके लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ही जाना चाहिए। Okay. और पर्सनली मैं मानता हूँ कि अगर आपको कोई स्टडी वीज़ा की क्वेरी है, वर्क वीज़ा की क्वेरी है, या आपको लिटिगेशन की क्वेरीज है, उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी से अच्छा कुछ नहीं है। गाड़ी नंबर, नेम करेक्शन, उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी बेस्ट है। तो हर स्टडी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर को लाइक मल्टीप्लेक्स होना चाहिए कि सब कुछ आना चाहिए उसको। उसको सारा ज्ञान होना चाहिए, हाँ, तभी वो बेटर तरीके तभी से तो। कर पाएगा प्रिडिक्शन। क्योंकि अच्छा। मैं, हाँ जी सर, हाँ, प्लीज। प्लीज प्लीज आप जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ सर, एक किसी की मतलब बड़े एक रिनॉन्ड, और ये बड़ा फेमस किस्सा है कि बड़े रिनॉन्ड से गुरु जी ने किसी बच्ची की डेट निकाली थी 2 Feb 2002। बड़ी अच्छी डेट थी अगर आप सर्च करोगे पंचांग से। और उनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, बड़े अच्छे से उस डेट को निकाला, लेकिन उस बच्ची ने 2022 में सुसाइड किया, जब मल्टीपल टू वाला मतलब ईयर चल रहा था। अब न्यूमरोलॉजिस्ट इस डेट को अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि मल्टीपल टू है सर, चंद्रमा की मतलब कहते हैं बैंड बजी हुई है, मन बिल्कुल मतलब डावाडोल है। उस डेट को अगर पंडित जी को न्यूमरोलॉजी भी आती होती तो शायद वो उसमें थोड़ा सा और मंथन करते। नक्षत्रा तो अगले दिन भी रहना था, तो उसे 3 डेट पे आप रिकमेंड कर देते अगर आपके हाथ में हो। यहाँ पर फिर लैक ऑफ नॉलेज काम आती है। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे केपी आती है तो केपी इज़ परफेक्ट। नहीं, सारी स्टडीज़ में कुछ ना कुछ परफेक्ट है। अच्छा सर, यहाँ इसी एक रैंडम क्वेश्चन निकलता है। रामचरितमानस में कहा गया कि जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश ये सब विधि हाथ। जन्म किसी का किस समय पर होगा ये तो परमात्मा ने लिख रखा है। आजकल एक नया ट्रेंड है कि एस्ट्रोलॉजर से हम टाइमिंग निकलवा लें कि किस टाइम पर हम सर्जरी करके बच्चे को जन्म दें। क्या आपको लगता है कि ये जो फॉर्मेट नया शुरू हुआ, ये ट्रेंड शुरू हुआ, ये विधि की मर्जी से हो रहा है या ये विधि के साथ खिलवाड़ है? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, तभी मैंने कहा मैं आपका फ़ैन हूँ क्योंकि आपके अरे सर, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। जी। तो सर इसमें जैसे कई लोग आकर कहेंगे सर मेरे गाड़ी का नंबर तो 1000 है, 001 है, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ आपने नंबर को नहीं चुना, नंबर्स ने आपको चुना। आपकी कोई दशा अच्छी आनी होती है ना, आप अपने आप ही गाड़ी का नंबर, घर का नंबर अच्छा ले आते हैं। जी। और जब नहीं आनी होती तो सर चुन के जो मैं कहूँगा ना ये नंबर सर आपको नहीं रखना, अरे सर मेरा तो यही नंबर है, बिकॉज दशाओं ने आपको चुना। इसी तरह से सर हम कोई नहीं होते कि किसी का डेट डिसाइड करने वाले, लेकिन राइट ऑफ कर्मा ऑलवेज आपके हाथ में है। मैं हमेशा मानता हूँ सर प्रारब्ध आप लेकर आते हैं, पिछले जन्म से आप प्रारब्ध लेकर आए हैं। प्रारब्ध में ये आया है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, भगवान ना करे किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, बिल्कुल। लेकिन इस जन्म में राइट टू कर्मा आपका क्या है, जब आपको प्रारब्ध पता है तो आप उस मैरिड लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, आप उसको नर्चर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो शांति से निभ जाए। इसी तरह से अगर आप में सर विजडम है, आपने अच्छे काम किए हैं, तो अपने आप ही आपका एस्ट्रोलॉजी में विश्वास जाएगा। जब बच्चे का बर्थ होना होगा तो आप जरूर किसी योग्य पंडित जी पे जाएंगे और डेट निकालेंगे, ताकि विधि आपको उस बच्चे के लक में है कि सपोज करो उसका लक थोड़ा सा डामाडोल रहना है, तो उसमें भी डैमेज कंट्रोल करके आपको डेट मिल सकती है ना। मतलब आपके दिमाग में वो विचार तभी आएगा क्योंकि ऊपर वाले ने आपको कहीं ना कहीं ब्लेस करना होगा, नहीं तो सर कोई रास्ता आप किसी का मतलब दशाओं ने जो रिजल्ट देना ना सर वो देना ही है। बहुत क्लियर है, यानी कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, वो आपको रेमेडी दे रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहा है, कहते हैं ना कि हम कठपुतलियों की तरह हैं। बिल्कुल। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी है, जो प्रारब्ध है, वो हमें उस तरफ अब ले जाना चाहता है, तो वो उस तरीके की चीज़ें हमसे करवा रहा है। तो जिस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, वो सब कुछ डिस्टाइंड है और वो प्रारब्ध का ही खेल है, ये हम सीधे सीधे मानकर चल सकते हैं। अच्छा, मैं जरा उस पार्ट पर आ रहा था, केपी एस्ट्रोलॉजी आपने कहा, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हैं उसकी अपनी अलग रेमेडीज़ हैं। हम वास्तु में जाते हैं, वास्तु की अपनी अलग रेमेडीज़ हैं, लाल किताब के अलग अपने उपाय हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ उपाय अलग होते हैं, कुछ अलग तरीका है? नहीं सर, इट इज़ ओनली द रिफाइंड वर्जन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि सपोज कीजिए आपकी मंगल की महादशा चल रही है, हमने सिर्फ देखना है कि मंगल का नक्षत्र स्वामी कौन है और उसका उप नक्षत्र कौन है।
हम उसका उपाय आपको देंगे। सिर्फ इतना सा फर्क होगा कि अगर वैदिक में आप जा रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर अगर कोई उपाय दे रहा है और अगर केपी एस्ट्रोलॉजर मान लूं अगर वो कोई उपाय दे रहा है तो दोनों में अंतर हो सकता है। अंतर हो सकता है क्योंकि हमें ओवरव्यू से दिखेगा, सरफेस से दिखेगा कि मंगल की महादशा, लेकिन जब आप उपनक्षत्र पे जाते हैं तो हमें पता चलता है यार ये तो शुक्र की महादशा चल रही है, उपाय आप मंगल के कर रहे हैं, तो वेयर इज द उपाय ऑफ शुक्र, तो हमें वहाँ शुक्र को भी अगर उपाय में डाल देंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट। अच्छा, मतलब एक एस्ट्रोलॉजर के बताए हुए अगर उपाय काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि वो आप एक ब्रॉड लेवल पर देखकर उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आपको नहीं काम कर रहा यानी कि आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा और माइन्यूट होना पड़ेगा, तो बिल्कुल फिर आप केपी एस्ट्रोलॉजी में जाइए, वहां के उपाय करिए जिससे कि आप एक प्रॉपर माइन्यूट तरीके से देख पाए कि अच्छा मुझे इस जगह पर काम करना है, बिल्कुल तो सर। वो और ज्यादा काम करे। मतलब बेसिकली इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि केपी एस्ट्रोलॉजी कहाँ सबसे ज़्यादा काम करती है, जहाँ कार्मिक अलाइनमेंट करना हो। मतलब अलाइनमेंट इन द सेंस कि सपोज कीजिए आपका थर्ड हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कुंडली में, और यही घर आपके एफर्ट्स को बढ़ाता है। मतलब इंसान को जो ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं ना, वो इसलिए करने पड़ते हैं कि आपका थर्ड हाउस थोड़ा सा खराब है। Okay. लेकिन यही थर्ड हाउस अगर केपी एस्ट्रोलॉजिस्ट पे आप जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर पे, वो कहेगा आपका थर्ड हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग है जी, आप ऑनलाइन वाले किसी काम में जाइए बिकॉज आपका थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग है। तो कार्मिक अलाइनमेंट हो गया कि वही जो थर्ड हाउस आपको बेकार मिला है, खराब मिला है, और आप किसी बैंक में मैनेजर बनकर बैठे हैं, तो आप बैड लक का ही शिकार हैं कहीं ना कहीं। लेकिन केपी से आपको पता चल गया कि इस थर्ड हाउस को आपको यूज़ करना है, तो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो कार्मिक अलाइनमेंट के लिए केपी इज़ द बेस्ट स्टडी विच आई हैव सीन। अच्छा, किस तरह के उपाय होते हैं? जैसे केपी के अंदर आपने कहा कि और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं, या आप किस तरीके के उपाय देते हैं? जस्ट सपोज कि किसी की लाइफ में वो जॉब कर रहा है या फिर वो किसी एक करियर में है जहाँ उसे सेटिस्फेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे रिलेट भी करेंगे मेरी बात से कि जॉब कर रहे हैं बट सेटिस्फेक्शन नहीं है और उनके अंदर इतना करेज भी नहीं है कि वो कुछ नया कर सकें। क्यों? ड्यू टू फैमिली लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सैलरी आती है, उससे घर का खर्चा चलता है, माँ बाप की दवाइयों का खर्चा चलता है, नहीं कर पाते। क्या कुछ ऐसा है उपाय कि उनका वो करेज भी आए, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी चलती रहें और एक नई शुरुआत भी कर सकें? क्योंकि हम 2026 की बात करते हैं तो नए शुरुआत का साल है जैसा आपने कहा। किस तरीके के उपाय कर सकते हैं वो लोग? सबसे पहले अगर मैं पर्सनली मानूँ तो सर उपायों को मैं 3 कैटेगरीज में रखता हूँ, लाइक एलोपैथिक, होम्योपैथिक और सीधा सर्जरी। ठीक है। अब एलोपैथिक, इसे अगर हिंदी में बोलें एस्ट्रोलॉजी की टर्म में, तो तंत्र, मंत्र और यंत्र। ओके। तंत्र, पहले मंत्र कैटेगरी पे आते हैं। मंत्र इज लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन, कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आपको मंदिर जाना, 43 डेज गाय को चारा खिलाना ही है, तो पर्सन को कोई साइड इफेक्ट नहीं, आराम से स्लो एंड स्टडी कोई भी छोटा उपाय रेगुलर करते हैं अगर आप, तो बड़ा इफेक्ट देता है, अच्छा इफेक्ट देता है। चलो ये हो गया। लेकिन कई बार पर्सन ऐसा आता है, वो कहता है यार मेरा सर दर्द तो अभी हो रहा है, मैं कहाँ 43 डेज पहले मंदिर जाऊँ, वो कहता है मुझे तो अभी पेन किलर चाहिए। दैट पेन किलर इज कॉल्ड यंत्र। यंत्र इन द सेंस आपने कोई स्टोन पहन लिया, आपने कोई किसी प्लेनेट का यंत्र अपने घर में स्थापित कर लिया, तो वो एलोपैथिक कैटेगरी होगी। तीसरी है जी तंत्र। तंत्र इज लाइक सर्जरी की, अच्छा ये आपका बॉडी का पार्ट खराब है, निकाल दो उसको, जैसे करते हैं। लेकिन मैं तंत्र को पर्सनली प्रमोट नहीं करता, लेकिन वो तंत्र कैटेगरी होती है। तो तीनों तरह के उपाय काम करते हैं। चॉइस अगेन क्लाइंट की है कि किस तरह का क्लाइंट है, किस तरह की उसकी समझ है, किस तरह का उसका डिसिप्लिन है। अब पर्सन में अगर सपोज करो मल्टीपल 1 आ रहे हैं, अब वो पर्सन को आप डिसिप्लिन कैसे बनाओगे? अगर उसने वो डिसिप्लिन है तो इसका मतलब उसका 1 ठीक है, नहीं तो आप उसे कह दो सुबह उठ के ये करना वो करना, वो कर नहीं पाएगा। तो फिर ऐसे उपाय देने का फायदा क्या उसको? फिर उसको पेन किलर की जरूरत प्रैक्टिकल नहीं है वो उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर हमें वेरी करना पड़ता है इन चीज़ों को। बाकी रही केपी एस्ट्रोलॉजी की बात, सर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की कुछ अलग से, जैसे मैंने बोला कि उसके अलग से उपाय नहीं होते, प्लैनेट्स वही हैं, उन्हीं प्लैनेट्स के उपाय देने हैं, लेकिन प्लैनेट फाइंड आउट करने का तरीका अलग है कि उस प्लैनेट की जगह में इस प्लैनेट के उपाय देने। और प्लस में कार्मिक रेमेडी, जैसे आपने कहा कि पर्सन का मन करता है कि मैं करियर चेंज करूं। अब इसमें अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो सर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर किसी में मल्टीपल 9 है ना, या 9 की दशा आ रही है, न्यूमरोलॉजी में भी दशा होती है कि 9 की दशा आ गई, आप सर करियर से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। आपका मन कर लथार्जिक फील करेंगे अपने काम के लिए, आपका मन करेगा मैं काम चेंज करूं। तो हमें पता चल गया कि मल्टीपल 9 है, तो क्या करना है, 9 की ऊर्जा घटानी है। अब ऐसा पर्सन मोबाइल नंबर में 9 लेकर चल रहा होगा, तो कहाँ करियर सेट होगा? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट सबसे पहले उपाय ऐसे देने चाहिए जो हमारे डेली लाइफ की चीज़ों में एग्जिस्ट करते हैं, उनको मैनेज करके। फिर आता है दूसरा उपाय कि जैसे मंगल है तो हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, आपको हनुमान जी की तरह जीना है। ये नहीं कि आप खा रहे हैं दबा के नॉन वेज दारू पी रहे हैं और फिर जय बजरंग बली कर रहे हैं, नहीं सर। मतलब प्लैनेट का मतलब सीधा क्या है कि उनके करैक्टर को भी अपनाइए, ये नहीं कि सिर्फ जो बता दिए उपाय वो करने लग जाइए। तो मेरा पर्सनली केपी एस्ट्रोलॉजी में यही तरीका रहता है किसी को उपाय देने का।
अच्छा, जिस बात का आपने ज़िक्र किया मैं आपको बताऊँगा, जी, जी, बताना मैंने सही समझा या नहीं, कि जो भी उपाय आपको बताया गया, मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है, तो आप हनुमान जी की तरह जीना शुरू करो। कोई अगर आपसे कह रहा है कि आप बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, तो भगवान विष्णु की तरह आप जीना शुरू करो, उनके गुणों को अपने अंदर लेकर बिल्कुल आओ, सर। तब वो उपाय काम करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कार्मिक रेमेडी इसी को कहते हैं। अब जैसे अगर मेरे 100 क्लाइंट है और उन्होंने जी। उनको मैंने सूर्य की रेमेडी दी, हुँ। अगर मैंने 2 रेमेडीज़ दी कि एक तो सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठकर सूर्य को पानी देना है, जी। और एक रेमेडी मैंने दी कि अपने घर में पीतल का सूर्य लगा दीजिए, तो 99% लोग पीतल का सूर्य लगा देंगे, जल्दी नहीं सुबह उठेंगे। जल्दी नहीं हाँ, उठेंगे। क्योंकि वो ईज़ी लगता है उनको, लेकिन एक्चुअल में रेमेडी असर करती हैं, जो आपका मेन प्लैनेट है उसकी तरह आप बन जाइए। ओके। जैसे किसी का राहु है मेन प्लैनेट, तो आइए ना कैमरे के सामने, किसने रोका? आप छाएंगे ही छाएंगे। अब राहु वाला कहे नहीं मैं तो जी बैक बैक कैमरा रहूंगा, मैं तो राइटिंग करूंगा, नहीं जमेगा सर। केतु वाला कैमरे के सामने आएगा, वो नहीं चलेगा। उसे चाहिए कि वो चुप के लिखे, कुछ लिरिक्स लिखे, और म्यूजिक डायरेक्टर कोई और हो, सामने कोई और आ रहा हुँ, है। हुँ, तो हुँ। आपको प्लैनेट की टीम मिली है, उसे समझिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, तो आप छा जाएंगे, कैसे नहीं छाएंगे। ओके। अच्छा, बीच में आपने न्यूमरोलॉजी का ज़िक्र किया था, नंबर्स की आप बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल नंबर जब भी आप लें तो उसके लास्ट 4 डिजिट को आप इस तरह देखें, तब वो आपके काम आएगा। एक शख्स मुझे भी कई साल पहले मिले थे, उन्होंने कहा था कभी भी जब मैं जॉब में था कि आप कभी भी जॉब के लिए कॉल करें तो आपने इस नंबर से कॉल नहीं करना है, इस नंबर से कॉल करना है। आई ट्राइड और एक बार ऐसा काम हुआ भी, तो मुझे लगा शायद वो ठीक कह रहे थे। तो ये क्या काम करती हैं सारी चीज़ें, नंबर्स की एनर्जी मोबाइल नंबर के अंदर काम करे? मान लीजिए मैं किसी बिजनेस डील के लिए कॉल कर रहा हूँ और मैं अगर सही नंबर से, जो न्यूमरोलॉजिकली सही नंबर है, उससे कॉल कर रहा हूँ तो बात बन जाएगी। ये पॉसिबल होता है? देखिए सर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, ओके। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपका लक बदल सकती है, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, लेकिन आपकी दशाओं में वही कि डैमेज कंट्रोल करने का काम ये करती है। फिर यहाँ बेस आता है कि आप गलत मोबाइल नंबर चुनेंगे भी तब, अगर आपकी दशाओं ने आपको गलत रिजल्ट देना है। तीसरी बात, अब कोई हाउस वाइफ है सर, जिसको जी। सारे दिन में अपनी मम्मी पापा और बहन से ही बात करनी है, लेट्स से हाउस वाइफ, बिल्कुल। बुरा नहीं माने, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हुँ। उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या काम कर लेगी? अब आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ अननोन लोग आपको फ़ोन करते हैं, बिल्कुल। नंबर मिलाते हैं। कंपनीज़ के सेल्स के जी, जितने भी नंबर हैं। जी, वहाँ इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं आपसे मिला हूँ कि मुझे पता है कि आपका नाम ये है, तो मैं आपका नंबर, मैं शायद ही कभी मिला हूँ, मैं नाम सेव कर लूँगा। तो वहाँ पर तो फिर नेम न्यूमरोलॉजी ज़्यादा वर्क करेगी, नंबर मैं आपका मिला ही नहीं रहा हूँ, तो वो कहाँ वर्क करेगा? तो ये वहाँ है जहाँ अननोन बार-बार आपके नंबर को मिलाया जाता है, वहाँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि लास्ट के 4 डिजिट पे ज़्यादा वर्क करो, और स्पेशली जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है, जी। उस तरह की कॉल्स आपको ज़्यादा आती हैं। तो अगर आपको, आपका कोई दुश्मन हो, अगर आपको किसी से दुश्मनी निभानी है, तो उसे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि लास्ट का डिजिट 7 ले लें। ओके। 7 कभी मत लें, मतलब अपने दुश्मनों को सलाह दे दीजिए कि 7 ले लो, क्योंकि 7 नंबर लास्ट में होना, और पीछे से अगर आप गिन के जो 4th प्लेस आता है वहाँ पर 7 होना, सर आप देख लीजिएगा उनका लाइफ में क्या हाल हो रहा होगा। ओके। बिल्कुल। तो ये नंबर्स वहाँ वर्क जरूर करते हैं, मतलब आपका डैमेज कंट्रोल बेस्ट कर क्या देंगे। रहता है, लास्ट को कौन सा नंबर रखना चाहिए? लास्ट में सर सबसे, अगर आप किसी बिजनेस में, अब लेट्स से कि आप पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं उसे, पॉलिटिशियन है, जी। तो लास्ट में 1 नंबर होगा तो बड़ा कमाल करेगा। ओके। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं लाइक अस, तो वहाँ 2 नंबर लास्ट में होगा तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 2 नंबर होगा उसे थोड़े ऐसे कॉल ज़्यादा आएंगे, मतलब लोग रो रहे हैं सर ये प्रॉब्लम तो होगी, परेशान लोग तो हैं। अब एस्ट्रोलॉजर को ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही लोग आते हैं उनके पास। बिल्कुल। अब अगर आप कोई ऐसे काम में जहाँ फिल्म जगत में है, मीडिया लाइन में है, तो वहाँ 6 नंबर बड़ा अच्छा काम करेगा। ओके। लेकिन अगर जर्नलाइज बात करूँ तो 1, 3, 5 और 6 ये नंबर लास्ट में, और यही नंबर पीछे से गिनने पे जो 4th पोजीशन आएगी, या ये कह लीजिए कि 7th पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग, ये नंबर वहाँ पर हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मेरे 4th और लास्ट दोनों 5 है। इट्स सो गुड सर, आपको अच्छा तभी मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ना सर, नंबरों ने आपको चुना हुआ है रिजल्ट देने के लिए। Okay. आपकी कई सारी जो प्रेडिक्शन होंगी आपकी कुंडली की, वो गलत निकलेंगी इन द सेंस कि आपने कई चीज़ों को ना बाय डिफॉल्ट ही नर्चर किया होता, ठीक किया होता। Okay. इसलिए एस्ट्रोलॉजर कहेगा आपके साथ ये हो रहा है, आप कहोगे नहीं जी मेरे साथ तो नहीं हो रहा, Okay, बिकॉज ये वो भी आप possibility नर्चर है। कर चुके होते हैं, उस चीज़ को सेटल कर चुके होते मतलब हैं। कर्मा मैटर्स, आप कर्मों बिल्कुल, से अपने सारी चीज़ों को ठीक कर बिल्कुल सकते सर, हैं। डैमेज कंट्रोल बेसिकली। अब आप सर कोई एक बड़ी सी फिल्म बनाइए जिसमें आप टॉप हीरो ले लीजिए, कोई टॉप डायरेक्टर, टॉप, ये तो भी वो गारंटी नहीं है कि सर वो फिल्म चलेगी। बिल्कुल। लेकिन कई बार आर्ट मूवी में भी, एक जैसे एक वो फिल्म आई थी अभी लापता लेडीज, जी। सारे उसमें न्यू करेक्टर्स थे, लेकिन फिर भी वो ऑस्कर तक गई। कोई भी एक ऐसा करेक्टर नहीं था जिसे हम जानते हो। राइट ऑफ कर्मा इज इन योर हैंड, तो वो दुनिया तक पहुंचती है। तो मतलब थीम आप कभी नहीं बदल सकते कि आपकी लाइफ की फिल्म कॉमेडी फिल्म है, ड्रामा है, रोमांटिक है, नो बॉडी कैन चेंज बट द सीन कैन बी मैनेज्ड। और सीन में भी ये मैनेज नहीं किया जा सकता कि एक्सीडेंट का सीन ही ना आए, लेकिन एक्सीडेंट साइकिल से हो जाए, ट्रक से ना हो, ये मैनेज किया जा सकता है।